ठीक भी कराइए लगा। अच्छा बात शुरू करें। तैयारी करने के 3 स्टेजेस है ना। 3 स्टेजेस कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहले है कि आपने पढ़ना है, इसको हम कहते हैं स्टडी, ऐसे ही ये नंबर 1 है। दूसरी क्या चीज है? जब पढ़ लिया तो उसके बाद क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग यहाँ पे आके बंद हो जाते हैं, बस घर बैठ के तैयारी की, प्रैक्टिस कर लिया, उनको लगता है तैयारी हो गई। नहीं, तीसरा स्टेप है, वो क्या है? इवैल्यूएशन। पता चले ना गलती है किधर है। ये नहीं पता कि गलती किधर है, मुझे जुमला बनाना आता है कि नहीं आता, मुझे ग्रामर आती है कि नहीं आती, मेरी स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, मेरी वीक चीज क्या है, मुझे किस चीज पे काम करने की जरूरत है, ये तो कोई बताएगा आप लोगों को, खुद नहीं पता होता। क्योंकि एफपीएससी के एक अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। क्योंकि एग्जामिनर्स को पता है कि अगर इस तरह कैसे होगा तो हम पास करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। इसमें से आप लोगों ने कौन कौन सा करना है? ये काम मैंने करना है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस में ऑब्वियसली मैं आपको हेल्प करूंगा, स्टडी में भी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अप्रोच हमारी जो सेक्शन में होगी, इस क्लास में अप्रोच होगी वो ये होगी, एक नॉर्मल जो एक ऐसे ही क्लास होती है उस तरह नहीं होगी कि मैं आके लेक्चर डिलीवर करूंगा और मैं चला जाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे जाके खुद काम कर लेंगे तो काम आ जाएगा। ऐसी ऐसी अप्रोच नहीं होगी। अप्रोच और ऐसी अप्रोच भी नहीं होगी अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आप लोगों को लिखे लिखाए एसेस दूंगा, ये कंटेंट डाल के दूंगा और आप लोगों को कॉपी करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अप्रोच हमारी यही है कि मैंने आप लोगों को फेंक देना समुद्र के अंदर, तो आप लोग हाथ को मारेंगे, जो बच जाएगा उसको स्विमिंग आती है, जो डूब रहा होगा उसे मैं ऐसे फेंक के निकालूंगा, ठीक है। अप्रोच यही है कि आप लोगों ने खुद काम करना है, मैं गलतियां निकालने की जरूर और मैं यहाँ पे काम करवाया करूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है घर जाके किसी ने भी काम नहीं करना। जॉब कौन कौन करता है? जॉब वाले फिर उनको बहाना आ जाता है कि हम तो जॉब कर रहे हैं इसलिए हम काम नहीं करते। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम काम यहाँ पे खुद ही करें। इंग्लिश ऐसे के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 तो हो गई, तो चलिए सबको क्या आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है। किसी ने सीएसएस का ऐसे का सिलेबस देखे? सिलेबस में क्या लिखा हुआ है उन्होंने, बाकी सब्जेक्ट्स में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, पूरी कहानी लिखी हुई है, ये सिलेबस है, इतने बुलेट्स हैं, ये सारा करना है, ये किताबें रिकमेंडेड बुक्स हैं, ऐसे में क्या लिखा है उन्होंने? 4 लाइंस लिखी हुई हैं सर, और हमें पता ही नहीं है कि अब क्या सिलेबस क्या है और क्या करना है, कैसे करना है, हमें ये भी नहीं पता कि टॉपिक क्या आना है। तो अगर हम उनकी वो जो 4 लाइंस है ना, वो तो मुश्किल लाइनें लिखी हुई इन्होंने, तो अगर हम उसका इजी से एक ब्रेक डाउन करें तो कुछ 3 पॉइंट्स बनते हैं। ऐसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है बेसिक इंग्लिश, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपका कंटेंट, जी प्लीज। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है स्ट्रक्चर, जिसको पैटर्न भी कहते हैं। अब ये चीजें हैं क्या? बेसिक इंग्लिश क्या चीज है? बेसिक इंग्लिश हर वो चीज है जिससे आपका जुमला बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें ग्रामर आ जाती है, उसमें आर्टिकल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, स्पेलिंग्स, बड़ा छोटा, नाउन, हर चीज बेसिक इंग्लिश। अब ये आप लोगों ने कहां से करनी है? ये क्लास में हो सकता है कि 3 से 4 लोगों को इसकी जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने करनी है। ये हर बंदे ने किया, अवैध ने भी किया, मैंने भी किया, हर बंदे ने ये करनी है। रिवाइज के लिए, क्योंकि हमने आखिरी बार इसे कब पढ़ा था? 8th 9th 10th में पढ़ा था, उसके बाद तो हम भूल गए इसे, यूनिवर्सिटी ने हमें हेल्प नहीं किया इंग्लिश में, तो हमने इसको सबको रिवाइज करना है। लेकिन कुछ लोग क्लास में ऐसे होंगे कि जिन्होंने बचपन में तो इतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं हो सकी, हमें बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए, तो उनके टीचर्स ने गलत सिखाया है, ठीक है। तो अब वो गलत सीखा हुआ यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है सीएसएस के लिए, क्योंकि आपका मुकाबला अच्छे लोगों के साथ रहेगा। तो अपनी खुद सबने इंट्रोस्पेक्शन करनी है। आइडली स्पीकिंग तो सारे जाके के ग्रामर की किताब खरीद लें, ये कोई भी अपनी मर्जी की खरीद लो, क्योंकि सबके अंदर एक ही चीज होती है, रूल्स सेम होते हैं, आपने प्रैक्टिस करनी होती है। तो सब जाके खरीदने की अगर कोई मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो रैन मार्टिन ले लें, इंग्लिश के, सबने प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये वो चीज है जो कि आप लोगों को मैं 10-12 लेक्चर्स में नहीं करवा सकता, क्योंकि आपने 25 साल जिंदगी के एक तरह से की हुई है। आप एकदम से आपको मैं चेंज नहीं करवा सकता, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इस पे आप लोगों ने खुद काम करना है, आज शुरू करना है, और आप लोगों ने 3-4 महीने करते रहना है इस पे काम, सारी चीजें करें। लेकिन ये 15-20 दिन में आपकी रिवाइज हो जाएगी, इसने पहले की हुई है, ठीक है। कंटेंट क्या चीज है? कंटेंट वो हर वो चीज है जो आप लोगों ने
आज के बाद से पढ़नी शुरू करनी है, पहले पढ़ी हुई है। एक सीएसएस के लिए जो अभी आपने पढ़नी शुरू करनी है, अखबारें, मैगजीन्स, टॉक शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज, एवरीथिंग, किताबें, बाकी सिर्फ ये नहीं, आपकी जो पिछली बाकी जिंदगी है उसमें भी आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके एक्सपोजर है, जो आपने किसी बड़े से बात सुनी है, वो हर चीज यूज होती है, हर चीज के कंटेंट है। आपको जमीन से बड़ा कागज मिला है तो वो भी कंटेंट हो सकता है, ठीक है। आपकी प्रीवियस डिग्री एनवायरमेंटल साइंस की क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आया बड़ा यूज कर सकती हैं कंटेंट। ये भी आप लोगों ने बेसिकली खुद ही आप लोगों के साथ साथ होता जाएगा। तीसरी चीज स्ट्रक्चर, कि जिस तरह से आप लोगों ने ऐसे लिखना है, तीनों चीजों पे इवैल्यूएट करना है ऑनेस्टली अपने आप को कि मुझे किस किस चीज पे काम करने की जरूरत है और कितने दिन की है। ये टोटली मेरी जिम्मेदारी है। जब ये क्लास ओवर होगी 10-12 लेक्चर्स के बाद, तो 8-10 के बाद जितने लेक्चर्स हुए हमारे, तो ये आप लोग सबके पास होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। कंटेंट आप लोगों की तैयारी के लिए 3-4 महीने बाद सबके पास होना चाहिए, लेकिन बेसिक इंग्लिश पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो इन दोनों का फायदा नहीं है। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनकी अंग्रेजी बहुत कमाल होती है, बाहर से पढ़ के आते हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, लम्स के भी होते हैं, वो क्यों नहीं कर पाते सीएसएस? क्योंकि उनके पास ये बेसिक इंग्लिश भी होती है, कंटेंट भी होता है। क्या नहीं होता? प्रैक्टिस नहीं करते, स्ट्रक्चर नहीं आता उनके पास, जिस स्ट्रक्चर में सीएसएस वालों को चाहिए। फिर हमने ऐसे लोग भी बहुत देखे हैं कि जो स्ट्रक्चर भी सीख लेते हैं, अकेडमीज में आके दूसरे सूबों से आते हैं, तैयारी करते हैं 3-3 साल बैठ के, अखबारें रगड़ के, थोड़ी कंटेंट भी आ गया, हर चीज आ गई, क्या नहीं होता उनके पास? उनको किस टीचर ने बचपन में गलत चीजें करवाई होती है, तो वो उस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इस पे भी काम करते हैं, इस पे भी करते हैं, कंटेंट नहीं होगा तो गेम ऑफ है। आपने अपना लॉजिक प्रूव भी तो करना है क्या चीज? अच्छा, अब हुआ क्या है कि 2015 में आपके सिलेबस चेंज हुए सीएसएस का, 2016 से ऐसे हुए। उसने क्या कर दिया, उसने सीएसएस को बड़ा डिफरेंट कर दिया पहले से। पहले ऐसे होता था कि आपको कोई टीचर बताता था कि यार कश्मीर इशू कर लो, पेपर में आएगा और आपका सीएसएस पास हो जाएगा। अब वो चीजें चेंज हो गई। अब कश्मीर इशू पेपर में ऐसे नहीं आएगा, कश्मीर इशू का टॉपिक आ गया। तो अब अगर हम पुराने अब नए पेपर्स देखते हैं और उनको पुराने से कंपेयर करते हैं तो उसमें दो तरह की हमें चीजें मिलती हैं। एक तो ये उसमें चीज है कि उसमें बड़े एनालिटिकल टॉपिक्स आने लग गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वो जो टॉपिक है वो टॉपिक नहीं हो गया, वो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। टॉपिक और क्वेश्चन में क्या फर्क है ये पता है किसी को? टॉपिक है कश्मीर इशू, इट्स अ टॉपिक, इसके अंदर सिर्फ 2500 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगर आपको पेपर में आएगा तो क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल, इज कश्मीर इशू अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन एशिया, साउथ एशिया, ठीक है। इस पे आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। पहले टॉपिक आता तो क्या आता? क्लाइमेट चेंज। अब क्या टॉपिक आएगा? क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, आइदर यू एग्री और यू डिसएग्री। पहले टॉपिक आता था जेंडर इक्वालिटी, अब क्या आता है? जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। आपको डिस्कशन जनरेट करनी है उस पे, ठीक है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिटिकल अप्रोच रिक्वायर्ड है वहां पे, आप रट्टा मार के नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने ये अप्रोच बनाई है कि मैं आप लोगों से लिखवाऊंगा, मैं आप लोगों को लिखी लिखाई चीजें दे दूंगा, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है पेपर में, वो क्या क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैं आप लोगों को रेडी करूंगा उसके लिए। वहां पे जैसी मर्जी चीज आ जाए आप लोग उसको एनालिसिस करके कर सकें, ठीक हो गई? ये बात हो गई। अब ऐसे ऐसे की तरफ हम आते हैं कि ऐसे क्या चीज है, ऐसी डेफिनेशन पता है किसी को क्या होती है? ऐसे की डेफिनेशन, लिटरल मीनिंग क्या है ऐसे का? लिटरल मीनिंग एनीबॉडी? टू अटेम्प्ट। ऐसे के लिटरल मीनिंग है टू अटेम्प्ट, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है अगर हम थोड़ा सा इसके डीप मीनिंग में जाते हैं? ऐसे का मीनिंग ये है कि आप ऐसी एक राइटिंग लिखें, ऐसी राइटिंग लिखें जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज पे प्रूव कर दे। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव नहीं होगा तो वो ऐसे ही नहीं कहलाएगा, इसीलिए कंटेंट की बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने जो भी स्टांस देने, जो भी क्वेश्चन आपने क्वेश्चन आ गया, इज कश्मीर इशू न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन एशिया, ये आ गया टॉपिक, आपको आ गया, ठीक है। तो आप इसके ऊपर स्टांस देंगे, आप या तो समझते होंगे ये है या फिर नहीं है, उसको आप फिर एविडेंस से प्रूव करेंगे। अगर प्रूव नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी पेपर में। ऐसे की 3 चीजें हैं। ऐसे के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक इंट्रोडक्शन, दूसरी मेन बॉडी
चीज के कंक्लूजन। तो फिर ये आउटलाइन कहां से आएगी, आउटलाइन कहां से आ गई है? अगर ऐसे तीन चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आउटलाइन कहां से आ गई? आउटलाइन यहां से आएगी कि पता नहीं किसी 30-40 साल पहले किसी एस्पायरेंट ने अपने पेपर में आउटलाइन बना दी और एग्जामिनर को बहुत अच्छी लगी, उसने बहुत ज्यादा नंबर दे दिए उसे। तो उसने आके लोगों को बताया कि मैं ये काम करके, तो लोगों ने भी आउटलाइन बनानी शुरू कर दी और एग्जामिनर और खुश हो गए। अब वो सीएसएस के पार्ट बन गए, इस पेपर का पार्ट बन गए। अब जो बंदा आउटलाइन नहीं बनाएगा वो पास करना उसके लिए मुश्किल है, शायद पेपर ही चेक ना हो। क्योंकि बेसिकली आप ये देखें कि हमने 2500 से 3500 वर्ड्स के एक ऐसे लिखने हैं जो कि काफी लंबा चौड़ा होता है, 20-25 पेजेस होंगे, उसमें 10,000 लोगों ने पेपर को दिया हुआ है और एग्जामिनर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि यार ऊपर से पूरे मूड में बैठा हुआ है, वहां पे ऐसे नहीं चल रहा उसका, तो क्या करेगा, आप कैसे पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमने उसकी आसानी के लिए क्या करना है, हमने शुरू में से आउटलाइन देनी है। आउटलाइन होती क्या है? आउटलाइन बेसिकली हम किताब खरीदने जाते हैं बाजार से, तो किताब के शुरू में कंटेंट्स जो लिखे होते हैं, कंटेंट्स देख के हम पता चल जाता है कि हमें इस किताब के अंदर क्या मिलेगा। ऐसे तो बेसिकली जब ऐसे कि हम आउटलाइन बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ऐसे के अंदर हमें क्या मिलेगा, इसलिए आउटलाइन बहुत जरूरी होती है। अगर आउटलाइन अच्छी ना हो या फिर किताब के कंटेंट अच्छे ना हो तो आप किताब खरीदेंगे? तो इस तरह हुई आप कैसे पढ़ेंगे? इसलिए आउटलाइन ठीक होना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पेपर आपने पढ़ाना है, इसने आपको आउटलाइन में पास या फेल नहीं करवाना, इसने आपके पेपर पढ़ाना है या फिर नहीं पढ़ाना, ठीक है। पास या फेल आपने बाकी ऐसे नहीं करवाना है, लेकिन ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले काम किस पे काम करने की जरूरत है हमें? आउटलाइन पे। और हम स्टार्ट किससे करेंगे? आउटलाइन से। आपको ये पता चलिए कि आउटलाइन होती क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। ठीक हो गया। बेसिकली रिफ्लेक्शन है कि हमें ऐसे के अंदर मिलेगा क्या। इस स्ट्रक्चर को सारे नोट कर लें, हम स्ट्रक्चर पे ही चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कोई टॉपिक आ जाता है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, टॉपिक के अगर पहले टॉपिक आता तो कैसे आता? सिर्फ डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, डेमोक्रेसी होप्स। अब आप लोगों ने ये इसको टॉपिक देखा, अब इस पे हर बंदे के एक डिफरेंट ओपिनियन है। कोई बंदा ये समझता होगा आप में से कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, कोई ये समझता होगा कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्लीक, कोई ये समझता होगा कि आई एम टू अनडिसाइडेड, इट्स टू अर्ली टू से, आई कांट डिसाइड, तो वो भी ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर डिफरेंट आप लोगों के माइंड में हर बंदे के, कोई इंजीनियर बैठा हो, डॉक्टर बैठा हो, इकोनॉमिस्ट बैठा हो, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट बैठे हैं, हर बंदे का दिमाग डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है, तो हर बंदे के इस पे डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा और कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी दूसरे से गलत नहीं। आपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना उसको प्रूव करना, तो ऐसे की डेफिनेशन पूरी हो जाएगी, दैट इज इट, और कोई चीज नहीं। इसको देख के माइंड में कोई भी आपकी बात आएगी जो कि आप अपना मौकफ बनाएंगे कि जिसके ऊपर आपने फिर ऐसे लिखना है, जिस बात को आपने प्रूव करना है। तो उसको आउटलाइन के अंदर हमने कैसे रिफ्लेक्ट करना है, बात अब इसकी होगी क्योंकि आपने ऐसे उसके ऊपर लिखना है। आउटलाइन में हम इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे कि आप इसको देख के एक जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं अपना, फॉर एग्जांपल हम एक कंसेंसस कर लेते हैं कि हमने क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है, क्या क्या बनाना चाहते हो, व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान क्या है? वेरी इंडिसाइसिव। और क्या है? ज्यादा लोग कौन समझते हैं कि ब्राइट है पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी? एक नंबर। सारे बाकी एंटी मिलिट्री और बाकी सारे ये समझते हैं कि इट्स ब्लीक, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्लीक, सिविल सर्वेंट बनने आ रहे हैं यार, नो होप्स, इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। क्यों? दो ट्रांजिशन, दो हो गए, तीन हो गए हैं, तीन ट्रांजिशन हो गए हैं यार, अब तो मतलब बेहतरी आ रही है, टर्नआउट भी बड़ा अच्छा रहा है इस बार का, सारे एंटी मिलिट्री है। अच्छा खैर, मेरा जो इसका अपना ओपिनियन है, मेरा यही है कि ऑल्दो मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूँ, बाकी आप लोग सारे फ्री हैं जिसने जो करना है लिखे, लेकिन उस बात को प्रूव करना है। मेरा ये है कि ऑल्दो डेमोक्रेसी has been actually the of Pakistan, however certain recent developments show that future of democracy in Pakistan is bright. That's what I think.
यू मे डिसएग्री। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने के लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक आउटलाइन बनाऊंगा, ठीक है। और आउटलाइन का हम एक रफ सा स्केच देख लेते हैं, बाकी आप जब लिखेंगे अपना टॉपिक पे तब आप लोगों को समझ आएगा कि उसमें गलतियां होंगी, फिर मैं गलतियां ठीक करूंगा। उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, 1 लिख के सर्कल करना है अपने आउटलाइन में, और एक मार्कर से जाना चाहिए आइडियली। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी जाके एक इंट्रोडक्शन होगा, और हमने क्या बताना है उसे, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर जाके इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं उसको आउटलाइन में शो कर रहा हूं कि इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन के अंदर आप एक पॉइंट लिखेंगे, जो कि पॉइंट आपके ऐसे का सेंटर पॉइंट होगा, जिसे हम फुलक्रम कह सकते हैं, जो कि डायरेक्शन देगा आपको, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि मैं ये समझता था, जिसको मॉकअप कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, थीसिस स्टेटमेंट। The most important line of your essay, ठीक है, the most important line of your essay। यहाँ पे आप अपनी वो थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे जो आप समझते हैं उस टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने वर्ड थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखना, पूरी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है जो कि आप लोग समझते हैं। ये मसला काफी लोगों का आएगा अभी तक और बाद में भी आता रहेगा। थीसिस स्टेटमेंट आप लोग पूरी यहाँ पे लिखनी है, जितनी भी 2 लाइंस की बनती है। थीसिस स्टेटमेंट पे अलग से एक लेक्चर है, उसमें आप लोग ब्रेनस्टॉर्म करना सिखाऊंगा कि किस तरह थीसिस स्टेटमेंट एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बन सकती है, और मैंने ये वाली क्यों बनाई ये भी मैं बताऊंगा। इसके अंदर आपका एक ही पॉइंट आएगा, आप लोगों ने एक पॉइंट लिख दिया, उसके बाद आपका अगला हेड आ जाएगा। अगला हेड क्या होगा आपका, जो भी आपका मतलब, अगर मैंने जो बनाई है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पहले नहीं चल सकी ड्यू टू सर्टेन प्रॉब्लम, इट हैज बीन एटलीस्ट इन पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल इन माय सर्टेन केस, बड़ा सिंपल करके लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ये मेरा, क्योंकि मेरी थीसिस स्टेटमेंट में पहले ये कहा कि हमारे मसले मसाइल रहे हैं, हमें मैंने उसी का एक हेड बना दिया कि व्हाई डेमोक्रेसी हैज बीन एक्चुअली जीरो पाकिस्तान। हमें मसले मसाइल क्यों रहे हैं पहले, उसको डिफेंड करने के लिए मैं यहाँ पे फिर कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, जिनको मैं क्या कहता हूँ, बुलेट्स। अभी बुलेट्स कैसे डिसाइड होंगे कि बुलेट्स कितनी एक पॉइंट के अंदर बनेंगी, एक हेड के अंदर कितनी बुलेट्स बनेंगे। एफपीएससी ने क्या कहा हुआ है कितने वर्ड्स कैसे लिखना है, 2500 टू 3500। और आप लोगों ने सुना होगा, लोग आप लोग कहते होंगे कि आप लोग 1500 वर्ड्स कैसे लिखते हैं तो अच्छा लिखते हैं, पास हो जाएंगे। किस ने सुना होगा, काफी लोगों ने सुना होगा। किसी ने ये भी सुना होगा यार छोटा लिख दो, ठीक होना चाहिए, अच्छा लिखा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एफपीएससी ने आपसे डिमांड ये की है पेपर के वाले दिन कि आपने 2500 से 3500 वर्ड्स के लिखने हैं, और अगर आप 1500 वर्ड्स के लिखते हैं तो ये आप उन एक रिक्वेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं। तो क्योंकि एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर भी जिस तरह मैट्रिक और एफएससी का एक एग्जामिनर होता है, जिस तरह हम देते हैं वो गिठन नापते हैं, इस तरह की चीजें ही हैं, ठीक है। तो वो एक, अगर आप थोड़े पेजेस होंगे तो उसको क्या लगेगा कि बंदे के पास कंटेंट की कमी है, इसने प्रैक्टिस नहीं की हुई, ये तैयारी करके नहीं आया। तो आपने जितना मर्जी अच्छा लिखा होगा तो ऑड्स कम हो जाएंगे और वो उसका मूड खराब हो जाएगा। तो हमने क्या कोशिश करनी है, पहली कोशिश हमने ये करनी है कि हमने कम से कम 2000 वर्ड्स को टच करना है, कम से कम, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे के अंदर जब आपने आउटलाइन भी बनानी हो तो आपके 2000 वर्ड से ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। तो हमने पहली कोशिश क्या करनी है कि 2000 वर्ड से ऊपर जाए। अब मुझे ये बताएं कि एक पैराग्राफ के अंदर नॉर्मली कितने वर्ड्स होते हैं, 80 to 100 होते हैं। एक नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर 80 to 100 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 5 to 6 सेंटेंसेस होते हैं। अब अगर एक पैराग्राफ में हम एवरेज ले लेते हैं 90 की, और मैंने वर्ड्स पूरे करने हैं इतने, तो मुझे कितने पैराग्राफ अपनी बॉडी में, अपने ऐसे में चाहिए होंगे, 20 to 25, ऐसे 20 to 25 पैराग्राफ चाहिए। और एक शुरू में इंट्रोडक्शन आ रहा है और एक बाद में कंक्लूजन आ रहा है, दरमियान में 20 to 25 पैराग्राफ आ रहे हैं, दैट इज इट। अब मुझे ये पता चल गया कि मैंने 20-25 अपने पैराग्राफ्स पूरे करने हैं ऐसे के अंदर। पैराग्राफ कहां से आएंगे, पैराग्राफ यहां से आएंगे, यहां से जनरेट होने लगे हैं, अभी पता चल जाएगा कैसे। एक मेरा तो ये पॉइंट है कि व्हाई डेमोक्रेसी हैज बीन एक्चुअली जीरो पाकिस्तान। आइडियली स्पीकिंग मैं इसके अंदर 4 से 5 पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है। 4 से 5 पॉइंट्स एक हेड के अंदर नहीं होने चाहिए, इससे बस 4 से 5, इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए।
अगर ज्यादा बनते हैं तो मेक ए न्यू हेड, ठीक है, वरना बहुत मोनोटोनस सा पेपर लगता है कि एक ही बात पे ज्यादा आता है, दूसरी बात पे आता ही नहीं है। 5 अगर एक के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब कितने हेड जैसे बन जाएंगे? 4 हेड जैसे बन जाएंगे। एक शुरू में इंट्रोडक्शन का बन गया और एक बाद में कंक्लूजन का बन गया। दैट इज इट, आपका ऐसे पूरा हो गया। अब आपने इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी रीजन दी है, क्या रीजन हो सकती है? Why democracy could not flourish in Pakistan? इसके हर एक के माइंड में डिफरेंट होंगे मसले मसाइल के। डिमाइज ऑफ कायद-ए-आज़म लेड टू लीडरशिप वैक्यूम, ठीक है, क्या बन जाएगा? डिमाइज ऑफ कायद-ए-आज़म। बोलो यार, क्या ये नहीं समझते कि ये मसला था? ये मसला था कि नहीं था? लेड टू लीडरशिप वैक्यूम। अब आपका ये जो एक पॉइंट है ना, ये आपका क्या है? एक पैराग्राफ है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप एक पैराग्राफ लिख देंगे। फिर आपको कोई और होगा कि इंपैरेस बिटवीन सिविल मिलिट्री रिलेशंस, एक वो हो जाएगा। फिर आप कह देंगे लो लिटरेसी रेट, जो भी आप कहेंगे उसके ऊपर आपका एक पैराग्राफ आता जाएगा। वैसे आप लोगों के लिए 2500 वर्ड 2000 वर्ड पूरे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर आप लोग 80 to 90 वर्ड्स तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो बेसिकली आउटलाइन बनाने का मकसद है क्या आपके लिए? एग्जामिनर को भी हेल्प मिल रही है और आपको भी हेल्प मिल रही है उससे कि आपने शुरू में आउटलाइन बना ली। अब आपको पता है कि आप इसे बाहर नहीं जा सकते हैं, आपने यहां से एक पॉइंट उठाते जाना है, उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखते जाना है, और इवेंचुअली जब आप कंप्लीट करेंगे तो वो इंटरकनेक्टेड होगा सारा। आपकी जो बुलेट्स हैं ये किस बात को डिफेंड कर रही होंगी, आपके इस पॉइंट को डिफेंड कर रही हैं, ये पॉइंट्स किसको डिफेंड कर रहे हैं, मेरे थीसिस स्टेटमेंट को कर रहे हैं, और थीसिस स्टेटमेंट किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली गेम है, इसके अंदर और कोई साइंस नहीं है, बहुत आसान गेम है, लेकिन जो बंदा इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेगा सिर्फ उसके लिए आसान है। आप कुछ लोग ऐसे भी सुनते होंगे कि वो कहते होंगे कि हम पहले ऐसे लिखते हैं और बाद में आउटलाइन बनाते हैं, गलत अप्रोच है ना। आप लोगों की बॉडी बहुत वेग हो जाती है, कोई बात आप कहाँ कर देते हैं, कोई पैराग्राफ बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। मैंने आप लोगों को पैराग्राफ को भी बता दिया कि कितना होना चाहिए, उन सारी चीजों पे हम प्रैक्टिस करेंगे। सर एक क्वेश्चन, सर आप एक पूरी स्टेटमेंट लिख रहे हैं जी। एक फ्रेज का, जो वो फ्रेजेस ज्यादा गंदे नहीं रहने, मतलब डिमाइज मैं बताऊंगा अभी वो क्यों ऐसा है। अभी मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग, मैं किसी टॉपिक पे ना एक आउटलाइन लिखवा लूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने ये चीज कैसे बनाई है, स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, उसमें बुलेट्स कैसे लिखी है अंदर। थोड़ा सा मुझे रफ सा आइडिया है कि मेरी बात समझ आ गई है कि नहीं। एक आउटलाइन बनाते हुए कितना टाइम लगना चाहिए? ये तो बहुत बात की बात है। अभी आप लोग जितना मर्जी टाइम लें, अभी आप लोग ऐसे लिखते हुए बेशक 15 घंटे लगाएं, 18 घंटे लगाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग अच्छा ऐसे लिखें ताकि आप लोगों के पास एक रेफरेंस पॉइंट आ जाए, आप लोगों को खुद तो पता चले कि आप लोग कितना अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ताकि आप लोग फिर उसे कंपेयर कर सके बाकी ऐसे उसको। अगर अभी मैं 3 घंटे करवाने लग जाऊंगा तो क्या होगा, आप लोगों की क्वालिटी कम होगी, आप लोगों को पता ही नहीं